गुड आफ्टरनून, वेलकम टू पेव कॉमर्स क्लासेस। इकोनॉमिक्स के सीक्वल में चैप्टर नंबर 1 का आज हम रिमेनिंग पोर्शन का नेक्स्ट वीडियो करते हैं। आज हम फर्स्ट चैप्टर के दो टॉपिक्स टच करेंगे। द फर्स्ट इज फॉरेन ट्रेड अंडर ब्रिटिश रूल और सेकेंड है डेमोग्राफिक ट्रांसिशन। फर्स्ट टॉपिक है फॉरेन ट्रेड अंडर ब्रिटिश रूल। उसे पहले दोनों टॉपिक को ब्रीफली समझते और देन वी विल टेक वन बाय वन। अंडर ब्रिटिश रूल क्या था उसे समझने के पहले बिफोर ब्रिटिश रूल पहले समझते। बिफोर द ब्रिटिशर्स एंटर्ड इनटू इंडिया, लास्ट वीडियो में भी मैंने समझाया था कि इंडियन इंडस्ट्रीज में हैंडीक्राफ्ट थ्रू आउट द वर्ल्ड फेमस था और हैंडीक्राफ्ट बेसिकली एक फिनिश्ड प्रोडक्ट था जो वर्ल्ड वाइड बिकता था। थ्रू आउट द वर्ल्ड इंडिया का फिनिश्ड गुड्स प्राइमरीली हैंडीक्राफ्ट, उसके अलावा क्या क्या था, फाइन कॉटन, सिल्क टेक्सटाइल्स और आइवरी वर्क, हाथी दांत के काम, बेसिकली थ्रू आउट द वर्ल्ड बिकता था। ब्रीफली हम पहले समझते हैं फॉरेन ट्रेड का, ब्रीफली हम समझेंगे डेमोग्राफिक कंडीशन का, उसके बाद हम टेक्स्ट के कुछ पॉइंट्स लेंगे। प्री ब्रिटिश रूल, इंडियंस वर द एक्सपोर्टर ऑफ द फिनिश्ड गुड्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। इंपोर्ट भी करते थे, लेकिन इंपॉर्टेंटली क्या था, इंडियन एक्सपोर्ट्स वर थ्रू आउट द वर्ल्ड। नंबर वन याद क्या रखना है, थ्रू आउट द वर्ल्ड होता था प्री ब्रिटिश पीरियड। और क्या करते थे, फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड्स में क्या करते थे, फाइन सिल्क, सिल्क टेक्सटाइल्स एंड आइवरी प्रोडक्ट्स। हमें एक चीज ये याद रखनी है, प्री ब्रिटिश रूल में फर्स्ट फिनिश्ड प्रोडक्ट था। क्या क्या फिनिश्ड प्रोडक्ट था, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली तीसरा पॉइंट क्या है, थ्रू आउट द वर्ल्ड होता था। इट वॉज नॉट लिमिटेड टू वन पर्टिकुलर एरिया, इट वॉज अक्रॉस द ग्लोब, अक्रॉस द वर्ल्ड। अब आते हैं ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल क्या हुआ, ब्रिटिशर्स की जब हुकूमत इंडिया में स्टार्ट होने लगी तो उन्होंने अपने फायदे के लिए सभी डिसीजंस लिए। सबसे पहले जो इंडिया प्री ब्रिटिश रूल में फॉरेन ट्रेड में मोस्ट इंपॉर्टेंटली फिनिश्ड गुड्स बेचता था, वो कन्वर्ट होकर क्या हो गया, रॉ मटेरियल में आ गया। प्री ब्रिटिश रूल में, प्री ब्रिटिश पीरियड पे इंडियंस वर द एक्सपोर्टर्स ऑफ द फिनिश्ड गुड्स। क्या क्या फिनिश्ड गुड्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली याद रखना, आइवरी प्रोडक्ट, सिल्क और हैंडीक्राफ्ट, ये तीन फिनिश्ड गुड्स में। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल में क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने जैसे ही हुकूमत जमा ली इंडिया में, व्हेन दे स्टार्टेड रूलिंग द कंट्री, जब हम कहते हैं गवर्नमेंट, गवर्नमेंट उस टाइम पर ब्रिटिशर्स की थी। रूल पूरे इंडिया में किसका चलता था, ब्रिटिशर्स का चलता था। तो ब्रिटिशर्स ने जब पूरे इंडिया के ऊपर अपनी हुकूमत कर ली तो उन्होंने अपने फायदे के लिए सभी डिसीजंस लिए। बिल्कुल बदल गया। जो इंडिया एक्सपोर्ट करता था थ्रू आउट द वर्ल्ड फिनिश्ड प्रोडक्ट, वो शिफ्ट होकर अपने फायदे के लिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इंडिया से पूरा एक्सपोर्ट होता था रॉ मटेरियल, और वहां से ब्रिटिश में जाकर वहां से यहां वापस क्या आता था, फिनिश्ड प्रोडक्ट। अब ध्यान से समझना, प्री ब्रिटिश रूल फिनिश्ड प्रोडक्ट, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल रॉ मटेरियल, क्या एक्सपोर्ट्स की बात कर रहे हैं। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल एक और चीज क्या हुआ, क्योंकि पूरे इंडिया में ब्रिटिश का रूल हुकूमत होगी, तो उन्होंने जो भी एक्सपोर्ट होता था प्राइमरली टारगेटेड टुवर्ड्स ब्रिटिश था। तो हम मोटा मोटी ये बोल सकते हैं कि मोर देन 50% ऑफ द एक्सपोर्ट किसका था, रॉ मटेरियल का था। क्या क्या रॉ मटेरियल भी हम देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो रॉ मटेरियल इंडिया से एक्सपोर्ट होने लगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंटली किसकी तरफ जाने लगा, ब्रिटिशर्स की तरफ। याद रखना एक चीज, जो कंट्री एक्सपोर्ट करती है फिनिश्ड प्रोडक्ट वो कंट्री इंडस्ट्रियली स्ट्रांग होगी। रिपीट करता हूं, जो कंट्री एक्सपोर्ट करती है फिनिश्ड प्रोडक्ट वो इंडस्ट्रियली स्ट्रांग कंट्री होगी। जो कंट्री एक्सपोर्ट करती है रॉ मटेरियल स्पेशली प्राइमरी सेक्टर से, एग्रीकल्चर से, वो कंट्री इंडस्ट्रियली बैकवर्ड होगी। प्री ब्रिटिश पीरियड में इंडिया फिनिश्ड प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करता था, वो शिफ्ट होकर कहां आ गया, रॉ मटेरियल। ऐसा नहीं था कि इंडिया की इंडस्ट्रीज खराब होने लगी, इंडिया की इंडस्ट्री को तबाह की ब्रिटिशर्स की हुकूमत ने अपने फायदे के लिए। फ्रॉम फिनिश्ड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट टू हम कहां आ गए, रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट्स के लिए। अभी जैसे मैंने कहा, जब इंडस्ट्रियली स्ट्रांग थी वो इंडस्ट्रियली बैकवर्ड हो गई।
यही हमने लास्ट वीडियो में किया था। तो प्री ब्रिटिश पीरियड में हमने किया कि फिनिश प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते थे। ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड क्या हो गया, ऑब्वियसली वो फिनिश प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने की जगह टोटली क्या एक्सपोर्ट होने लगा, रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट होने लगा। प्री ब्रिटिश पीरियड में हमें पॉइंट नंबर 2 क्या था, थ्रू आउट द वर्ल्ड इंडिया एक्सपोर्ट करती थी, लेकिन ब्रिटिश के रूल के दौरान क्या हुआ, ब्रिटिशर्स के रूल में क्या हुआ, उन्होंने मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं था कि वो और कहीं एक्सपोर्ट नहीं करते थे, अपने फायदे के लिए वो और कहीं से भी और कहीं भी एक्सपोर्ट करते थे फ्रॉम इंडिया, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो मेजर शेयर था वो किधर की तरफ चला गया, ब्रिटिश की तरफ चला गया। 1869 में एक इंपॉर्टेंट घटना घटी। 1869 याद रखना, ये 1869 में एक इंपॉर्टेंट घटना घटी जिसके कारण ब्रिटिशर्स को बहुत फायदा हुआ। प्री 1869 जो भी एक्सपोर्ट होता था इंडिया से ब्रिटिशर्स की तरफ हम बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोला मेजॉरिटी ऑफ द एक्सपोर्ट वाज टुवर्ड्स ब्रिटिश। जो मेजॉरिटी ऑफ द एक्सपोर्ट ब्रिटिश की तरफ जाता था वो एक लॉन्गर रूट लेता था। 1869 में क्या हुआ, सुएज कैनाल ओपन हुआ। सुएज कैनाल के ओपन होते ही ब्रिटिश को दो फायदा हुआ। जो लॉन्गर रूट लेकर काफी टाइम लगता था, वाटरवेज इज द स्लोएस्ट मूविंग ट्रांसपोर्ट। जो लॉन्गर रूट लेता था, लॉन्गर रूट लेने के कारण जो बहुत टाइम लगता था इंडिया से ब्रिटेन तक गुड्स जाना, वो सुएज कैनाल ओपन होते ही एक शॉर्टर रूट हुआ। शॉर्टर रूट होते ही जल्दी पहुंचा, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम हो गया। याद रखना 1869 में सुएज कैनाल के ओपन होने के कारण ब्रिटिशर्स को दो फायदे हुए। इफ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आता है तो इसे दो रीजन हमें याद रखना है। एक, शॉर्टर रूट होने के कारण, सुएज कैनाल 1869 में ओपन होने के कारण शॉर्टर रूट हुआ। शॉर्टर रूट होने के कारण पॉइंट नंबर 1 क्विकली पहुंचा। पॉइंट नंबर 2, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम होने लगा। दैट्स व्हाट हैपेंड इन 1869। इसके साथ एक और क्या था, मोनोपोली कंट्रोल हो गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास। व्हाट इज मोनोपोली? अनक्वेश्चनबल कंट्रोल था इंडियन रिसोर्सेस के ऊपर। हम यहां फॉरेन ट्रेड की बात कर रहे हैं, तो फॉरेन ट्रेड में हम किसके तरफ डिनोट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स दोनों की तरफ। ब्रिटिशर्स की पूरी हुकूमत जब इंडिया में जम गई तो उन्होंने अपने फायदे के लिए वो सब डिसीजंस, फॉरेन ट्रेड मींस इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे वो सब डिसीजंस लिए जो उनको फायदेमंद था। तो इसीलिए हमने यहां वर्ड लिखा है मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। उन्होंने वही डिसीजंस लिए जो उनके फायदे के थे। क्यों? क्योंकि उनका अनक्वेश्चनेबल कंट्रोल था ओवर इंडियन रिसोर्सेस। फिर से मैं रिपीट करता हूं, प्री ब्रिटिश पीरियड हम एक्सपोर्ट करते थे फिनिश्ड प्रोडक्ट। ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड हम एक्सपोर्ट करने लगे प्राइमरी प्रोडक्ट्स, रॉ मटेरियल। अलोंग विद हम क्या करने लगे, उसको फिनिश प्रोडक्ट को वहां से इंपोर्ट करने लगे। हमें डबल लॉस हो गया। जो एक्सपोर्ट करते थे हम फिनिश प्रोडक्ट को, हम इंपोर्ट करने लगे फिनिश प्रोडक्ट, और यहां से जो एक्सपोर्ट होता ही नहीं था रॉ मटेरियल, वो हमारा एक्सपोर्ट होने लगा। सेकेंड पॉइंट क्या था, मोनोपोली कंट्रोल हो गया गवर्नमेंट का, ब्रिटिश गवर्नमेंट का, जिसके कारण उन्होंने जो भी डिसीजन लिए अपने फायदे के लिए। और सुएज कैनाल ओपन होते ही दो इंपॉर्टेंट फायदे हुए ब्रिटिश को। मैंने जैसे कहा, शॉर्टर डिस्टेंस के कारण क्विकली पहुंचा, जिसके कारण ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम हुआ। फॉरेन ट्रेड तो होती ही थी। जब हम फॉरेन ट्रेड की बात करते हैं, दो चीजें याद रखना, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। एक्सपोर्ट होता था इंडिया से क्या, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल। इंपोर्ट होता था क्या, फिनिश्ड प्रोडक्ट। जब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है तो उस पर प्रॉफिट तो होगा। जो प्रॉफिट अर्न्ड बाय द गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ फॉरेन ट्रेड, प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय द गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ फॉरेन ट्रेड, जिसे यहां बोला गया है सरप्लस। जो प्रॉफिट्स कमाती थी गवर्नमेंट इंडिया के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से, आज भी कमाती है। आज भी इंडियन गवर्नमेंट राइट फ्रॉम 1947 जब से इंडिपेंडेंट हुआ 2020 आज हम खड़े हैं, इंडिया में बहुत सारी हुकूमत आई, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ने सेंट्रल गवर्नमेंट में रूल किया, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने अलग अलग फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज बनाए। उस फॉरेन सब जब गवर्नमेंट बनाती है, इररेस्पेक्टिव ऑफ विच पॉलिटिकल पार्टी इन पावर, अपने अपने दिमाग से फाइनेंस मिनिस्टर, कॉमर्स मिनिस्टर बनाते हैं रूल्स, और उससे बहुत कभी कभी फायदा होता है, कभी कभी नुकसान होता है। लेकिन जब फायदा होता है, जो भी गवर्नमेंट प्रॉफिट कमाती है, जो भी गवर्नमेंट सरप्लस कमाती है, वो अपने लोगों के लिए खर्च करती है।
आज के दिन मोदी साहब हैं, कल कोई दूसरे हो सकते हैं। जो भी गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी बनाएगी एग्जिम बिजनेस के लिए, फॉरेन ट्रेड के लिए, और उस पर जो भी प्रॉफिट कमाती है वो गवर्नमेंट क्या करेगी? फॉर द पीपल करेगी, इंडियन पॉपुलेशन के लिए करेगी। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट में क्या था? सरप्लस कमाती थी, हां कमाती थी, प्रॉफिट कमाती थी, हां कमाती थी, लेकिन उसका खर्चा क्या करते? आज के दिन में 1947 से लेकर 2020 के बीच में जिस भी गवर्नमेंट ने रूल किया सेंट्रल गवर्नमेंट पे, सेंट्रल में, उसने जब भी प्रॉफिट कमाया एग्जिम बिजनेस में, उस प्रॉफिट को लोगों के लिए खर्च किया, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन ब्रिटिश की गवर्नमेंट ने जब फॉरेन ट्रेड पर प्रॉफिट कमाया, कॉल्ड सरप्लस, उसका क्या किया? दुरुपयोग किया, मिसयूज किया। जो इंडियन गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में प्रॉफिट कमाया, जो इंडियन पॉपुलेशन के लिए खर्च किया जाना चाहिए था, उसे इंडियन पॉपुलेशन पर खर्च नहीं किया। तो क्या किया उन्होंने? ये किया, यूज्ड टू मीट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। पॉइंट नंबर 1 क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो एग्जिम बिजनेस में प्रॉफिट्स कमाया, उसे किस तरीके से मिसयूज, यूज नहीं मिसयूज किया। किस तरीके से मिसयूज किया? पॉइंट नंबर 1, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए। व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस? क्वाइट सिंपल। ब्रिटिशर्स के यहां जितने भी लोग थे, ब्रिटिश के फॉरेनर्स, फिरंगी, जितने भी फिरंगी लोग इंडिया में थे, राइट फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, जितने भी लोग थे, उन लोगों की जो सैलरी दी जाती थी वो किससे थ्रू दी जाती थी? इस प्रॉफिट के थ्रू दी जाती थी। दैट मीन्स इंडियन पॉपुलेशन के लिए उन्होंने कोई खर्चा नहीं किया। इंडियन फॉरेन ट्रेड को इंप्रूव करने के लिए उस पर उन्होंने कोई उस सरप्लस को या प्रॉफिट्स को खर्चा नहीं किया। उन्होंने किस पे खर्च किया? उस चीज पे खर्च किया जो उनको फायदे देता, उन्हीं लोगों के लिए। It was not shared between the Indian population. It was distributed among the people of the British. जो ब्रिटिशर्स यहां काम करते थे, that's called point number 1, administrative expenses. तो याद रखना, हम लिखेंगे administrative expenses, उसका एक सिंपल सा एग्जांपल है। जो भी वहां की सैलरी का खर्चा होता था, इंडिया के प्रिंसली स्टेट्स को जो आपस में भिड़ाते थे, उस पर जो खर्चा करते थे, जो ब्राइब्स करते थे, जो भी गलत काम के लिए वो पैसा खर्च करते थे, वो उस सरप्लस से आता था। पॉइंट नंबर 2, वॉर एक्सपेंसेस। जो भी वॉर ब्रिटिश ने लड़ी, चाहे वो वर्ल्ड वॉर 1 हो या वर्ल्ड वॉर 2 हो, ह्यूज एक्सपेंसेस किया ब्रिटिश ने। उस खर्चे का बहुत ज्यादा भार इंडिया में कमाए गए फॉरेन ट्रेड के ऊपर था, जिसे आप बोलते हैं सरप्लस, प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय द फॉरेन ट्रेड। उस प्रॉफिट का उन्होंने दुरुपयोग किया, मिसयूज किया। पॉइंट नंबर 1, ये क्वेश्चन आता है, किस तरीके से ब्रिटिश ने प्रॉफिट्स और सरप्लस जनरेटेड बाय द फॉरेन ट्रेड को यूज किया या मिसयूज किया? पॉइंट नंबर 1, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए। याद रखना, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में मोस्ट इंपॉर्टेंटली सैलरी पेड टू द ब्रिटिश इन वर्किंग इन इंडिया, इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जिस भी तरीके से वो अपने फायदे के लिए जो भी खर्चा करते थे। एंड पॉइंट नंबर 2, वॉर एक्सपेंसेस। इसी को एक टर्म याद रखना, ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ। व्हाट इज ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ? जो भी इंडिया की अपनी वेल्थ थी, इंडिया का अपना कमाया हुआ था, इंडिया का अपना पैसा था, उसे ड्रेन करके कहां लेके चले गए? अपने पास चले गए। फिर से हम क्विकली रिकैप करते हैं पूरे को बिफोर वी मूव ऑन टू डेमोग्राफिक कंडीशन। फॉरेन ट्रेड अंडर ब्रिटिश रूल में हमें सबसे पहले बिफोर ब्रिटिश रूल समझना है। बिफोर ब्रिटिश रूल में हमें एक पॉइंट बहुत अच्छी तरीके से समझना कि इंडियंस द एक्सपोर्टर्स ऑफ द फिनिश्ड गुड्स में मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपार्ट फ्रॉम हैंडीक्राफ्ट, फाइन कॉटन, सिल्क, टेक्सटाइल, आइवरी वर्क। आइवरी वर्क यदि याद नहीं है तो याद रखना, हाथ की दांत की प्रोडक्ट को बोलते हैं। Exports and imports were spread across the world, across the globe, पूरे वर्ल्ड में। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल क्या था? प्राइमरी प्रोडक्ट बदल गया। जो हमारा इंडिया का एक्सपोर्ट्स था वो क्या हो गया? प्राइमरी प्रोडक्ट्स हो गया। प्राइमरी प्रोडक्ट्स मींस एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या होगा? रॉ सिल्क, कॉटन, वूल, मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंडिगो। इसे हमने एग्रीकल्चर में भी किया था। देन वहां से इंडिया में इंपोर्ट क्या होता था? मोस्ट इंपॉर्टेंटली कॉटन सिल्क। याद रखो, अब फिनिश प्रोडक्ट वहां से था, पहले हम करते थे यहां से, अब वो वहां से आने लगा। कॉटन सिल्क एंड वुलन क्लॉथ्स, कैपिटल गुड्स, छोटी मोटी मशीनरीज आने लगी। लेकिन यहां भी किस चीज की बात हो रही है? अपने फायदे के लिए जो मशीनरी उनको यहां जरूरत थी हल्के बल्कि प्रोसेस करने की, वो वहां से मंगवा लेते थे।
पॉइंट नंबर 2 क्या था? मोनोपोली कंट्रोल था। मोनोपोली कंट्रोल मींस अनक्वेश्चनेबल अनअथॉरिटेटिव कंट्रोल था। इंडियन कोई उनसे पूछ नहीं सकता था, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, more than 50%, यहां मैंने लिखा है more than 50% because that's what written in your book, but importantly यार majority of the exports were during through the British only, Britishers के लिए ही था। याद रखना 1969 में जब सुएज कैनाल ओपन हुआ, दो फायदे हुए ब्रिटिशर्स को। शॉर्टर रूट के कारण क्विकली पहुंचता था। पॉइंट नंबर 2 क्या था? ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बहुत मिनिमल हो गया। ऐसा नहीं था कि इस एग्जिम ट्रेड से इंडियन गवर्नमेंट को प्रॉफिट नहीं होता था, प्रॉफिट मींस सरप्लस होता था, लेकिन उस सरप्लस का इंडियन पॉपुलेशन को इंडिया में बगैर यूज किए उन्होंने क्या किया? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस किया। व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस? एक छोटी सी एग्जांपल दी थी, सैलरी पेड टू द ब्रिटिश वर्किंग इन इंडिया, राइट। सेकंड, वॉर एक्सपेंसेस के लिए। और याद रखना मैंने लास्ट में तुम्हें एक टर्म दिया था, ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ। जो भी इंडिया का अपना वेल्थ था, अपना प्रॉफिट था, अपना पैसा था, वो यहां से धीरे धीरे करके ब्रिटिश की तरफ चलने लगा। दैट्स ऑल एज रिगार्ड्स फॉरेन ट्रेड अंडर ब्रिटिश रूल। अब आते हैं आज के टॉपिक नंबर 2, दैट इज डेमोग्राफिक कंडीशन पर। इसे भी पहले ब्रीफली समझते हैं। डेमोग्राफिक कंडीशन होती क्या है? 2 सोसाइटी से या 3 सोसाइटी से मान लो, सोसाइटी शायद मैं गलत वर्ड बोल रहा हूं, इकोनॉमी है, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, डेवलपिंग इकोनॉमी, डेवलप्ड इकोनॉमी, 3 इकोनॉमी हो गई। अंडर डेवलप्ड पॉवर्टी, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, डेवलपिंग इकोनॉमी जो डेवलप कर रही है, डेवलप्ड जो पूरी तरीके से डेवलप कर चुकी है। तो प्राइमरली ये 3 तरह के इकोनॉमी हो गए। हम ब्रिटिश रूल जब खत्म हुआ उस दिन की बात कर रहे हैं इस चैप्टर पे, 1947 में। तबाह तो कर ही दिया था ब्रिटिश ने इंडियंस को, इंडियन इकोनॉमी को। तो ऑब्वियसली दैट वाज द टाइम व्हेन इंडियन इकोनॉमी वाज एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। जब अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है तो पॉवर्टी तो वाइड स्प्रेड होगी। अच्छा, पॉवर्टी जब वाइड स्प्रेड होगी उसके साथ बहुत सारी चीजें एक साथ जुड़ जाती है। बस याद रखने के लिए मैं ये सब बोल रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं कोई नई चीज बोल रहा हूं, ये सब आप जानते हो, बस अपने दिमाग में रखना जब डेमोग्राफिक कंडीशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। यदि कोई क्वेश्चन आता है डेमोग्राफिक कंडीशन में, इन छोटे छोटे पॉइंट को तुम याद रखोगे तो अपने आप तुम डेवलप कर सकते हो पूरे आंसर्स। अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी थी, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी थी तो उसके साथ क्या होगा? पॉवर्टी होगी। अच्छा, जो बहुत ज्यादा पुअर है वो क्या सैनिटेशन में ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा? नहीं देगा। मोदी साहब ने आने के बाद शौचालय बनाने की बहुत अच्छी योजना बनाई। एक प्राइम मिनिस्टर को आके इंडियन सिटीजन को बोलना है कि शौचालय बनाओ। क्यों? मालूम है? पॉवर्टी है। पॉवर्टी में हम सैनिटेशन को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते, हेल्थ को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते। जब हेल्थ है ना तो क्या रहा होगा? ऑब्वियसली हॉस्पिटल्स, पुअर हॉस्पिटल फैसिलिटीज रही होगी। कब की बात है? 1947 की। अच्छा, जब पुअर है एक आदमी, वो एजुकेशन की तरफ इंपॉर्टेंस देगा। मैं हर एक की बात नहीं कर रहा, देयर कैन बी एक्सेप्शंस। इमीडिएटली अपने दिमाग में कोई एग्जांपल मत लेकर अरे साहब वो, अरे साहब वो, अरे साहब होगा। एग्जांपल तुम्हें सोचना पड़ेगा, शायद 10-15 से ज्यादा एग्जांपल नहीं सोच पाओगे। क्यों? क्योंकि एक्सेप्शंस हर जगह होती है। अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, पॉवर्टी, लैक ऑफ सैनिटेशन, लैक ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या है मालूम है? लैक ऑफ एजुकेशन। जब ये सब चीजें एक साथ होती हैं तो 2 चीजों का होना बहुत लाजमी है, होगा, बर्थ रेट और डेथ रेट। बर्थ रेट और डेथ, जैसे ही डेमोग्राफिक पोजीशन या डेमोग्राफिक के बारे में हम कुछ भी बात करते हैं, ये 2 चीजें याद रखना, बर्थ रेट और डेथ रेट, ये दोनों ही हाई होंगे। बर्थ रेट और डेथ रेट। डेथ रेट क्यों ज्यादा होगी मालूम है? मरेंगे लोग, लैक ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, लैक ऑफ सैनिटेशन, इन दोनों के कारण क्या होगा? डेफिनेटली डेथ रेट ज्यादा होगा। तो डेमोग्राफिक कंडीशन क्या हो गया? एक ऐसी इकोनॉमी जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है या डेवलपिंग कर रही है, कोशिश कर रही है, उस इकोनॉमी में जहां पॉवर्टी होगी तो वहां डेथ रेट ज्यादा होगा या कम होगा? ऑब्वियसली ज्यादा होगा। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं, अरे बच्चा पैदा होते ही मरने का रेट, वो ज्यादा होगा या कम होगा? डेफिनेटली ज्यादा होगा।
कब होगा? अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में, या जब डेवलप करने की कोशिश करती है डेवलपिंग इकोनॉमी। अच्छा, एब्सोल्युटली डेवलप कर चुकी है डेवलप इकोनॉमी, या डेवलपिंग में भी अच्छी तरीके से जम चुकी है, तो हॉस्पिटल अच्छे होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। आज देखो ना इंडिया में, इंडियंस इवन टुडे वी आर डेवलपिंग इकोनॉमी। पूरे वर्ल्ड में जब कोविड के इतने ज्यादा पेशेंट्स हैं, इंडियन इकोनॉमी और इंडियन गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू ब्रिंग इट डाउन। इवन टुडे एज आई एम टॉकिंग, हमारे यहां अराउंड 25,000 पेशेंट्स हैं। ग्रेट अचीवमेंट। क्यों? क्योंकि इंडिया इज नाउ अ गुड डेवलपिंग कंट्री। ऐसा नहीं है कि डेवलप्ड कंट्री जो अमेरिका में बहुत ज्यादा पेशेंट्स है, फॉर व्हाट द रीजंस माइट बी। डेथ रेट क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। कब होता है? डेवलपिंग अंडर डेवलप्ड कंट्री में होता है। तो इंडिया का क्या था इन 1947? अंडर डेवलप्ड कंट्री थी। डेथ रेट ज्यादा होगा या नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। जैसे ही इंडिया धीरे धीरे डेवलप करके जाती है तो डेथ रेट कम हो जाएगा ना? बिल्कुल होगा। यदि पहले बहुत ज्यादा लोग मरते थे तो डेवलप होने के बाद कम बनेंगे या नहीं बनेंगे? डेफिनेटली। क्यों? हॉस्पिटलाइजेशन अच्छा हो गया, सैनिटेशन अच्छा हो गया, एजुकेशन अच्छा हो गया। इसी को डेमोग्राफिक कंडीशन बोलते हैं। मैंने यहां एक मीनिंग दिया है, डेमोग्राफिक ट्रांसिशन इज अ मूवमेंट ऑफ हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट। बर्थ रेट भी ज्यादा, डेथ रेट भी ज्यादा, टू लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट। डेमोग्राफिक ट्रांसिशन क्या होता है? जब अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी से डेवलप करने लगती है, अच्छे तरीके से डेवलप होने लगता है इकोनॉमी, तो वहां हम धीरे धीरे उन पांचों चीजों को इंपॉर्टेंस देते हैं। पॉवर्टी को खत्म करने की कोशिश करते हैं, सैनिटेशन में इंपॉर्टेंस देने की कोशिश करते हैं, एजुकेशन में इंपॉर्टेंस देने की कोशिश करते हैं, हॉस्पिटल में इंपॉर्टेंस देने की कोशिश करते हैं। तो क्या होगा? लोगों के बीच में एक एजुकेशन आता है। तो धीरे धीरे जब टेक्नोलॉजी डेवलप करती है तो डेथ रेट को कंट्रोल कर लिया जाता है। उसी को डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बोला जाता है। इंपॉर्टेंट टर्म है, इस पर 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। वेरी इजी। यदि इस एसिटीज याद नहीं कर सकते, बिल्कुल याद रखो। क्या क्या तुम्हें ध्यान रखना है, वो एक चीज है। प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन, डेथ रेट ज्यादा, बर्थ रेट ज्यादा। पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब इंडस्ट्रियलाइज इकोनॉमी हो जाती है, डेवलपमेंट हो जाता है, बस बर्थ रेट कम, डेथ रेट कम। उसी को डेमोग्राफिक कंडीशन बोला जाता है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बोला जाता है। 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल ध्यान रखना। अब आता है इसमें 1921 को याद रखना, इंपॉर्टेंट ईयर है। इसी ईयर को बोला जाता है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। व्हाट इज ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड? 1921 के पहले इनकंसिस्टेंट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन था। पॉपुलेशन ग्रोथ कभी ज्यादा कभी कम, ऐसा तुम्हारे बुक में लिखा गया है और सही भी है। लेकिन उसके पीछे का एक चीज हम जरूर समझेंगे। 1921 के पहले डेफिनेटली इनकंसिस्टेंट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन था, लेकिन एक चीज पे ध्यान रखनी है, ये इनकंसिस्टेंट ग्रोथ रेट क्या होता है? मालूम है? कभी बहुत ज्यादा बढ़ रही है पॉपुलेशन, कभी बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ नहीं रही है, कभी ज्यादा बढ़ रही है, कभी कम बढ़ रही है। कंसिस्टेंट ग्रोथ रेट क्या होगा? हमेशा एक ही तरीके से बढ़ रही है। इनकंसिस्टेंट कभी बढ़ रही है, कभी कम हो रही है। लेकिन एक चीज का याद रखना, 1921 के पहले का डाटा क्लियर नहीं है, एब्सोल्यूट सर्टेन डाटा नहीं है। तो इसीलिए ये बोल देना कि इनकंसिस्टेंट था, ये थोड़ा सा, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, शायद गलत है। क्योंकि हमारे पास डाटा प्रामाणिक डाटा है, एब्सोल्यूट रिलायबल डाटा होते तो हम कह सकते थे हाँ इनकंसिस्टेंट है। ऑलमोस्ट इन एवरी सिंगल बुक यू विल सी इनकंसिस्टेंट, और तुम्हें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए याद भी यही रखना है कि इनकंसिस्टेंट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन था, बट बिकॉज देयर इज नो सर्टेनिटी ऑफ रिकॉर्ड्स, या उस रिकॉर्ड को हम सर्टेनली सही है मान नहीं सकते। ऐसा भी हो सकता है कि वो सही रहा हो, ग्रोथ रहा हो, क्योंकि हमारे पास डाटा प्रमाणिक नहीं है, एब्सोल्यूट रिलायबल डाटा नहीं है, इसीलिए हम उसे क्या बोल देते हैं? इनकंसिस्टेंट। प्री 1921 इनकंसिस्टेंट, लेकिन 1921 के बाद एब्सोल्यूट कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट रेट है, बढ़ता ही जा रहा है हमारा इंडियन पॉपुलेशन। और इसे याद रखना 1921 इज अ ईयर व्हिच इज कॉल्ड ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, क्योंकि उसी साल के पहले के डाटा इनकंसिस्टेंट रहे हैं। और मैंने रीजन दिया इनकंसिस्टेंट होने का, क्योंकि उस टाइम पर हमारे पास बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी जिससे हम प्रूव कर सकते थे हाँ कंसिस्टेंट था या कंसिस्टेंट नहीं था। हाँ 1921 के बाद हमारे पास रिलायबल डाटा अवेलेबल है और वो कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है। मैंने ऑलरेडी तुम्हें बोला कि डेमोग्राफिक कंडीशन क्या होता है? हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट। इंपॉर्टेंटली क्या था मालूम है? 48 पर 1000 और 40 पर 1000,
बर्थ रेट क्या था 48 पर 1000, डेथ रेट क्या था 40 पर 40 लोगों की डेथ हो जाती थी पर 1000 में। एक केवल डाटा है, याद रख सकते हैं तो रखना। डेथ रेट क्या थी 40 पर 1000, याद रख सकते तो अच्छा है। और इसका रीजन क्या था पॉवर्टी, फेमिन, पुअर हेल्थ केयर। फेमिन हमारे कंट्रोल के बाहर है, इंपॉर्टेंट क्या है पॉवर्टी और पुअर हेल्थ केयर, वही पहले जो मैंने पॉइंट्स बोल रहे थे उन्हीं में से है। पॉवर्टी ऑब्वियसली, जिसके कारण हॉस्पिटलाइजेशन तो डेफिनेटली जा ही नहीं सकता है। एक गरीब आदमी है जो अपने 2 वक्त का खाना नहीं खा सकता, वो ऑब्वियसली हॉस्पिटल में जाके पैसा खर्च नहीं कर सकता। हाई इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट 218 पर 1000 पहले, और अब क्या है 32 पर 1000। फिर से देखते 218 पर 1000 जो अब हो गया 32 पर 1000 एट प्रेजेंट। दैट मींस 218 पर 1000 1947 में पर 1000 218 बच्चे मर जाते थे। लेकिन अब वही चीज क्या हुआ, हाई डेथ रेट से लो डेथ रेट हो गया, और वो भी पुअर हेल्थ और ऑब्वियसली पुअर हेल्थ केयर फैसिलिटीज था जिसके कारण था। लेकिन याद रखना पॉवर्टी वही चीज है, हॉस्पिटलाइजेशन, सैनिटेशन, उन्हीं 3 चीज को तुम्हें हमेशा याद रखना है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी पहले क्या था 32 साल 1947 में, अब कितना है 69.4। एज जो है पहले कम थी, एवरेज एज की बात हो रही है। एवरेज एज पहले क्या थी 32, जनरली 32 इयर्स ऑफ एज एवरेज एज था, अब कितना होगा 69। लिटरेसी रेट 16% था, और फीमेल लिटरेसी रेट क्या है 7%। टोटल लिटरेसी पढ़े लिखे कितने लोग थे 16%। मैंने वही बोला एजुकेशन। उन्हीं 4 चीज पर हम पूरा टॉपिक ये वाला करेंगे। पहले एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस कितना था 16%, अब सॉरी एट द टाइम ऑफ 1947 जब था 16% था, उस पर 7% ही फीमेल का लिटरेसी रेट था। मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या था जेंडर बायस था, जेंडर बायस था। दैट इज लड़कों को इंपॉर्टेंस ज्यादा देना और लड़कियों को कम इंपॉर्टेंस देना। फिर से क्विकली टू रिकैप, डेमोग्राफिक कंडीशन में तुम्हें ध्यान रखना है फर्स्ट डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या होता है। मैंने बोला डेथ रेट बर्थ रेट से अब आज के दिन, दैट मींस प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन से पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन। डेथ रेट क्या होता है पहले ज्यादा होता है प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन में, और उसे कंट्रोल कर लिया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली उनके रीजंस क्या थे पॉवर्टी, पॉवर्टी के साथ क्या होगा सैनिटेशन, सैनिटेशन के साथ क्या होगा हेल्थ केयर, हेल्थ केयर के साथ क्या होगा एजुकेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब डेमोग्राफिक कंडीशन के बारे में बोलते हैं तो इन 4 चीजों को ध्यान में रखना है। आज हमने 2 टॉपिक किया, एंड इन सब्सिक्वेंट वीडियो वी विल बी कंप्लीटिंग दिस चैप्टर। थैंक यू।